कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस तरह वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी, और जो 5,000 रुपये प्रति माह से कम जो परिवार कमा रहा है वो निर्धनता रेखा की श्रेणी में आएगा। ये जो निर्धनता रेखा है इसका जो आंकलन है, आंकलन करने का जो तरीका है वो समय समय पर यानी हर 5 वर्ष के बाद एक संगठन है भारत के अंदर जिसको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहा जाता है, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO कहा जाता है। इसके द्वारा भारत के अंदर क्या है, निर्धनता जो रेखा है उसका आंकलन इसके द्वारा किया जाता है। तो वो कौन सा संगठन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए समान मानक का प्रयोग करते हैं। तो पूरे विश्व में अगर निर्धनता रेखा को तय करना है तो उसके लिए जो विश्व बैंक है वो क्या करता है, निर्धनता रेखा का एक मानक है, एक पैमाना है वो तैयार करता है। जैसे $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर क्या है ये किया जाता है। उसके बाद देखिए निर्धनता के अनुमान की तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में लगभग 20 सालों में गिरा है। निर्धनों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसतन 2.2% वर्ष 2004-05 में से 2011-12 के बीच में हुई है, यानी 2.2% निर्धनता कम हुई है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर जो निर्धनता है वो लगातार कम हो रही है। इसके बाद देखिए असुरक्षित समूह कि समाज के अंदर ऐसे कौन से समूह हैं जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है या जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। तो वो कौन कौन से सामाजिक समूह हैं, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये तो सामाजिक समूह है। इसके अलावा जो आर्थिक समूह है वो कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। पहला ग्रामीण कृषि श्रमिक, जो गांव के अंदर रहने वाला एक श्रमिक है, मजदूर है जो दूसरों खेतों में काम करता है, ऐसे परिवार। और नगरीय क्षेत्र में अनियत मजदूर परिवार, यानी अनियमित उनको मजदूरी मिलती है या कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो किसमें, आर्थिक रूप से जो असुरक्षित समूह है उसके अंतर्गत ये लोग आते हैं। इसके अलावा सामाजिक समूह में आप बता सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं तो वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित सामाजिक समूहों की श्रेणी में आते हैं। इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के
100 में से 43 अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जातियां तथा या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को गंभीरता से दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह यानी अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर, इनमें निर्धनता में क्या आई है? कमी आई है। उसके बाद देखिए, इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय को लेकर के असमानता है। मतलब एक परिवार के ही जो लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी असमानताएं पाई जाती है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका? महिलाएं हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, या बच्चे भी विशेषकर जो लड़कियां हैं उनको ठीक तरीके से परिवार के अंदर क्या है जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होते, वो इनसे वंचित रह जाते हैं। तो ये भी क्या है? निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इसके अंदर एक कहानी है, शिव रमन की कहानी। इसको हम पढ़ते हैं कि शिव रमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो करूर जो गांव है वहाँ पर हाथ से या बिजली की जो मशीन है उससे कपड़े बुने जाते हैं। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन मोची जाति का है और अब वह 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में 4 या 5 महीने ही मिलता है। अब समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। जब उसके पास काम नहीं रहता, छोटे मोटे काम है वो गांव के अंदर करता है। उसकी पत्नी शशिकला उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए उसको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्षीय एक विधवा माँ है। जो कि क्या है? बीमार है। प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है जो उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाहता। उसकी माँ कि अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढ नहीं पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी यानी 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना भी मुश्किल हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद करके लेके आता है। उसके बाद देखिए, अगला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय जो असमानताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भारत में निर्धनता एक और पहलू है या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो अनुपात है वो भी एक समान नहीं है कि कुछ राज्य ऐसे हमारे देश के अंदर जहां पर निर्धनता काफ़ी ज़्यादा है। 1970 के दशक
के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो निर्धन है वो कौन सा है? आपका बिहार, जहाँ पर 33.7% निर्धनता वहाँ पे है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी वहाँ पे क्या है? अधिक है। गांव में तो निर्धन लोग है ही हैं, साथ में शहरों में भी निर्धनता क्या है? वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया, यानी मानव के ऊपर ध्यान दिया, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो वहाँ पर क्या है? अनाज है वो पीडीएफ जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से उसको बांटा जाता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, कि विश्व के अंदर जो निर्धनता है उसका स्वरूप कैसा है। धन्यवाद।